नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर से होंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। एम्पियर सेकेंड इज़ ए यूनिट ऑफ एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? ठीक है, ऑप्शन ए में हो गया करंट की, या फिर ऑप्शन बी में हो गया चार्ज यानी आवेश की, या फिर ऑप्शन सी में हो गया पावर यानी शक्ति का, या फिर ऑप्शन डी में हो गया एनर्जी यानी ऊर्जा का। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है कि एम्पियर सेकेंड जो यूनिट है यानी किसका इकाई है, किसका मात्रक है, ये चार्ज का यूनिट है। ठीक है, इकाई है। देखिए, जो करंट है, करंट का जो यूनिट होता है ये एम्पियर होता है। उसके बाद देखिए, पावर का जो होता है, पावर को वाट से लिखते हैं। ठीक है, इसको जूल सेकंड भी लिख सकते हैं। और फिर देखिए, पावर को जैसे ट्रेडिशनली मतलब किसी व्यावसायिक तौर पे इसको क्या यूज किया जाता है, एचपी पावर जैसे बोलते हैं ना, कितना हॉर्स पावर का है। ठीक है, तो एक जो हॉर्स पावर जो होता है 1 एचपी बराबर होता है 745.7 वाट का होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, ये जो एनर्जी है, एनर्जी का जो यूनिट है ये है जूल। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो सही जवाब है एम्पियर सेकंड किसका यूनिट है, तो ये है चार्ज यानी आवेश का। देखिए, आवेश को कूलाम से भी दर्शाते हैं, लेकिन अगर बात करें यहाँ पे मीटर किलोग्राम और जो सेकंड एम्पियर का जो सिस्टम है, उसके हिसाब से ये जो एम्पियर सेकंड है किसका यूनिट होगा, चार्ज का। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ फोर्स? निम्नलिखित में से कौन बल की इकाई है? ऑप्शन ए में हो गया मीटर न्यूटन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया न्यूटन सेकंड, या फिर ऑप्शन सी में हो गया सिर्फ न्यूटन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया नैनोमीटर। तो दोस्तों, जो सही जवाब है कि बल का जो यूनिट है, बल का जो मात्रक है, इकाई, वो क्या है, वो है न्यूटन। ठीक है, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी? वेग में परिवर्तन के आयाम क्या है, यानी इसका विमीय सूत्र क्या है? देखिए, अगर वेग में परिवर्तन की दर बोला जाता तो हम लोग एक्सेलरेशन यहाँ समझते, लेकिन देखिए यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, वेलोसिटी में चेंज यानी वेग में जो परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग अगर वेग का सिर्फ, अगर हम लोग जैसे वेग होता है, इसका अगर हम लोग सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एल यूज़ करते हैं, और टाइम के लिए टी यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एल टी माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर बी में, एल टी माइनस 1। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा का आयामी सूत्र यानी विमीय सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए में हो गया एम एल टी माइनस टू, या फिर ऑप्शन बी में हो गया एम एल टू टी माइनस टू, या फिर ऑप्शन सी में हो गया एम माइनस वन एल टू टी, या फिर ऑप्शन डी में हो गया एम एल टू और टी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है कि जो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है, ये होता है एम एल टू टी माइनस टू। तो दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब, एम एल टू टी माइनस टू। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, द पेयर ऑफ द क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस इज, समान विमाओं वाली राशियों का कौन सा युग्म है? तो ऑप्शन ए में हो गया डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का, मतलब विस्थापन और वेग का, या फिर ऑप्शन बी में हो गया टाइम और फ्रीक्वेंसी का, समय और आवृत्ति का, या फिर ऑप्शन सी में हो गया वेवलेंथ और फोकल लेंथ का, तरंग दैर्ध्य और जो फोकल लंबाई होता है उसका, या फिर ऑप्शन डी में हो गया फोर्स और एक्सीलरेशन यानी बल और त्वरण का। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या मीटर में होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, मीटर का जो लेंथ का एल लिखते हैं। उसके बाद देखिए, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड लिखेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, मीटर को भी एल से डिनोट करेंगे, और टी का क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ पे होगा एल स्क्वायर, एक तो हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ एल हो गया, और जो वेलोसिटी है उसका क्या हो गया, एल टी माइनस 1।
ठीक है, तो ये तो समान नहीं है, तो ऑप्शन ए तो चला गया ख़त्म। और उसके बाद ऑप्शन बी में देखते हैं, टाइम के लिए क्या लिखते हैं, टाइम सेकंड लिखते हैं। ठीक है, तो सेकंड का क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, टाइम सिर्फ। और उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी का क्या लिखते हैं, 1/t लिखते हैं, 1 बाई टाइम लिखते हैं, समय लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/t, तो इसको लिखेंगे अगर, तो t-1 लिखेंगे, तो t और t-1 बराबर तो नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो है वेवलेंथ और फोकल लेंथ। देखिए तरंग दैर्ध्य जो है ये मीटर में मापा जाता है, जिसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। और फोकल लेंथ भी मीटर में मापा जाता है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एल में लिखेंगे। तो ये जो दोनों विमाएँ हैं ये क्या है, समान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछ रहा है कि द पेयर ऑफ क्वांटिटीज़ हैविंग सेम डायमेंशन इज, तो इसमें सेम डायमेंशन किसका है, वेवलेंथ का, और फोकल लेंथ का विमा जो है वो क्या है, समान है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं हम लोग। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, आपेक्षिक अपवर्तनांक का विमीय सूत्र क्या है। तो ऑप्शन ए में हो गया m1 l1 t1, या फिर ऑप्शन बी में हो गया m0 l0 t0, या फिर ऑप्शन सी में हो गया m1 l0 t0, या फिर ऑप्शन डी में हो गया ml t-1। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या चीज़ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये अपवर्तनांक होता है। देखिए अपवर्तनांक क्या बताता है, कि अपवर्तनांक वो संख्या है जो कि बताता है कि एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, जैसे कि लाइट है, वो किसी माध्यम में किसी और माध्यम की अपेक्षा कितना कम या फिर कितना अधिक तेज चलता है। ठीक है, मतलब लाइट जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, वो कितना स्पीड चलता है, कितना कम उस स्पीड चलता है, ये उसमें मापते हैं अपवर्तनांक में। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। मान लेते हैं कि देखिए ये एक एयर का मीडियम है इधर, और ये क्या है, ग्लास है। ठीक है, ये कांच है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, यानी जो इसको हम लोग लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो जब ये जो कांच का जो मीडियम है, ये जब इससे पास होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा बेंड कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखिए क्या मापते हैं, जनरली वेलोसिटी माप रहे हैं। ठीक है, लाइट का क्या है, लाइट का वेलोसिटी माप रहे हैं, इधर भी क्या लाइट का वेलोसिटी हम लोग मापेंगे। तो देखिए जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डायमेंशनल फार्मूला बोलेगा, तो इधर जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, LT-1 लिखते हैं। और इधर भी क्या लिखते हैं, LT-1 लिखेंगे, क्योंकि इधर भी तो वेलोसिटी ही मापेंगे ना, लाइट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है उसका। तो जब देखिए रिलेटिव में लेंगे, आपेक्षिक लेंगे, मतलब किसी के साथ तुलना करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे LT-1, और फिर नीचे में भी क्या लिखेंगे, LT-1। दोनों मीडियम में जो स्पीड है, ये एयर वाला हो गया और ये वाला क्या, ग्लास वाला। तो ये तो दोनों ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है, M0 L0 T0, ये जवाब जो है ये सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। द डायमेंशनल फार्मूला ML-1 T-2 इज़ फॉर द क्वांटिटी। तो आयामी सूत्र यानी विमीय सूत्र जो है ML-1 T-2 मात्रा किसके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए में हो गया यहाँ पे फोर्स यानी बल के लिए, या फिर ऑप्शन बी में हो गया एक्सेलरेशन यानी त्वरण के लिए, ऑप्शन सी में हो गया प्रेशर यानी दाब के लिए, या फिर ऑप्शन डी में हो गया कार्य के लिए, वर्क। ठीक है, तो देखिए फोर्स का जो यहाँ पे विमीय सूत्र होता है, देखिए फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो मास को क्या लिखते हैं, मास को हम लोग m से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं, देखिए एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मीटर के लिए l लिखेंगे, और जो सेकंड स्क्वायर है इसके लिए T-2 लिखेंगे। तो ये फार्मूला ये क्या हो गया, फोर्स का ML-T-2। तो ये तो इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो बल तो नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखिए एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन होगा तो मतलब वेग ही होना होगा, तो V/T हम लोग लिखेंगे। तो वेलोसिटी बटा टाइम लिखेंगे, तो वेलोसिटी का हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड लिखेंगे, और फिर टाइम में क्या लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए मीटर के लिए हम लोग लेंथ का L लिखेंगे, और फिर सेकंड जो यहाँ ये नीचे तरफ में है ये ऊपर जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो LT-2 ये होता है एक्सेलरेशन का। तो ये भी तो इसके बराबर नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं प्रेशर का क्या होता है। तो प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, ये होता है फोर्स बाय एरिया।
ठीक है। तो फोर्स का जो अभी हम लोगों ने निकाला कि डायमेंशनल फार्मूला जो फोर्स का होता है M_L_T-2 होता है। और बाय हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए एरिया में क्या होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो L इंटू एल लिखेंगे क्योंकि मीटर इंटू मीटर, ठीक है। तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो L इंटू एल लिखें यहाँ पे इजीली, यहाँ पे जैसे काटेंगे तो आपको पता चलेगा। तो एक L से एक L कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। उसके बाद हम लोग इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे M, L जो यहाँ पे जाएगा क्या होगा, नीचे तरफ में है तो यहाँ पे L माइनस में आएगा और फिर ये क्या हो जाएगा T-2। तो देखिए ये जो है ये किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का, द डायमेंशनल फार्मूला M_L-1 T-2 किसका क्वांटिटी है, तो ये है प्रेशर का यानी दाब का। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र यानी आयाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है M_L_1 T0, या फिर ऑप्शन बी में हो गया M_L_1 T-1, या फिर ऑप्शन सी में हो गया M_1L_1 T-2, या फिर ऑप्शन डी में हो गया M_1L_0 T-2। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सरफेस टेंशन का जो फार्मूला होता है उस पर हम लोग निकालते हैं। सरफेस टेंशन का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स बाय लेंथ, ठीक है। तो फोर्स का अभी हम लोगों ने निकाला, क्या निकाला था, M_L_T-2, और लेंथ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M हो जाएगा और L ऊपर चला जाएगा यानी ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद M होगा और T-2 होगा। तो यहाँ पे M और T-2 कहाँ पे है, देखिए M जो है ये है और L यहाँ पे 0 है, T-2 है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो सरफेस टेंशन का जो विमीय सूत्र होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है, वो क्या होता है M1L0T-2। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है, द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल टू दैट ऑफ, मतलब प्लैंक स्थिरांक का जो आयाम होता है, विमीय सूत्र होता है, वो किसके बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में हो गया एनर्जी यानी ऊर्जा, या फिर ऑप्शन बी में हो गया मोमेंटम यानी संवेग, या फिर ऑप्शन सी में हो गया एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग, या फिर ऑप्शन डी में हो गया पावर यानी शक्ति के बराबर होता है। तो ये प्लैंक कांस्टेंट का जो विमीय सूत्र होता है वो किसके बराबर होता है, देखिए प्लैंक कांस्टेंट का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है M_L_2T-1 होता है, ठीक है। तो वो किसके बराबर होता है, देखिए ये जो बराबर होता है ये एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। तो देखिए प्लैंक कांस्टेंट को जो विमीय जो सूत्र होता है वो एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग के बराबर होता है। तो कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है ये होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, ठीक है। तो मास के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मास के लिए तो हम लोग m ही लिखते हैं। और देखिए वेलोसिटी के लिए, ये जो वेलोसिटी है इसको क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड लिखते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर का यहाँ पे l लिखेंगे और फिर जो ये सेकंड है इसके लिए T-1, और फिर रेडियस के लिए क्या लिखेंगे, रेडियस के लिए लिखेंगे r। तो यहाँ पे जो फार्मूला निकल के आएगा एंगुलर मोमेंटम का वो क्या आएगा, डायमेंशनल फार्मूला एल का रेडियस का हम लोग क्या लिखेंगे, आर का एल लिखेंगे, ठीक है। रेडियस को हम लोग मीटर में अगर नापेंगे तो यहाँ पे लेंथ का क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 एल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2L2 और T-1। तो ये किसके बराबर हो गया, ये प्लैंक कांस्टेंट का जो विमीय सूत्र है इसके बराबर है। तो इसका जो सही जवाब है कि प्लैंक कांस्टेंट किसके इक्वल है, किसका इसका विमीय सूत्र, तो ये एंगुलर मोमेंटम का जो विमीय सूत्र है उसके बराबर है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का विमा क्या है। तो ऑप्शन ए में हो गया M-1L3T-2, या फिर ऑप्शन बी में हो गया M-L2T-1, या फिर ऑप्शन सी में हो गया M-2L3T-2, या फिर ऑप्शन डी में हो गया M-2L2 और T-1। तो दोस्तों देखिए जो ये सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जो है इसका जैसे अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट का जो फार्मूला होता है इसका फार्मूला होता है फोर्स इंटू
जो डिस्टेंस का यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे m1 इंटू m2 लिखते हैं। तो देखिए फोर्स के लिए क्या होता है, MLT-2 होता है और d स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, L2 लिखेंगे और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 और m2 है, तो यहाँ पे मास में क्या होगा, एक एक m और इधर भी एक m, ठीक है, दो गो मास में होगा m लिखने का। तो देखिए यहाँ पे एक m है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए L2 है यहाँ पे d स्क्वायर का, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, एक यहाँ का जो m है ये जाएगा m-1 में, ठीक है। उसके बाद L के गो L हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 2 L है और एक यहाँ पे 3, तो L3 हो जाएगा। और उसके बाद फिर T क्या होगा, T-2, तो ये किससे मैच कर रहा है, देखिए m-1 और L3 और T-2, तो जो ये जो गुरुत्वीय सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या होगा, m-1 L3 T-2। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।